फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग एब्जॉर्प्शन बाय रूट चैप्टर में पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस या फ्लैसिडिटी। ठीक है, इसमें हम लोग टर्जिडिटी एंड टर्जिडिटी के बारे में पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। तो आज प्लाज्मोलाइसिस देखते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या है, अगर किसी लिविंग सेल को, जैसे किसी एक्वेटिक प्लांट के लीफ को अगर हम लोग उसको रख देते हैं फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर में क्या होता है, वो कुछ घंटों तक बिल्कुल फुल्ली एक्सटेंड रहता है, मतलब वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इस केस में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन इन क्लोज कांटेक्ट विद द सेल वॉल। देखेंगे अगर हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं तो इस डायग्राम में दिया है कि इसमें जो सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों आपस में क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। अब इसके बाद क्या कहता है, एंड प्रेसेस अगेंस्ट इट जस्ट लाइक अ रबर ब्लैडर ऑफ द फुटबॉल पुशिंग एज इन द लेदर केसिंग। और ये क्या करते हैं, इसमें सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है, इसलिए फुल्ली स्ट्रेच कंडीशन में रहते हैं। बट अगर हम लोग इसी लिविंग सेल को अगर 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देते हैं, 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में कुछ मिनट के लिए रख देते हैं, तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं, तो ये धीरे धीरे जो होता है ना, इसमें जो ये फुल्ली एक्सटेंड थे जिसको बोला जाता है डिस्टेंडेड एपरियंस, डिस्टेंडेड एपरियंस इसका जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। ये इसके साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं। एंड साथ ही साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो कांटेक्ट है ये ख़त्म हो जाता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर चली जाती है। एंड इसी और सारे सेल कंटेंट जो होते हैं ना वो एक जगह जमा हो जाते हैं बीच में, तो इसी कंडीशन को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। एंड ऐसे स्टेट को कहा जाता है फ्लैसिड स्टेट। तो फ्लैसिडिटी इज़ द रिवर्स ऑफ टर्जिडिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि टर्जिडिटी में वो वाटर एब्जॉर्ब करते थे और इसमें ये वाटर लॉस करे, जिसकी वजह से सारे सेल कंटेंट जो होते हैं ना एक जगह जमा हो जाते हैं। एंड इसका सेल वॉल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना प्रेशर नहीं लगा पाती, जिसकी वजह से ये श्रिंक होने लगते हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किसी सेल वॉल को अगर हम लोग यहाँ पर ये है टारगेट सेल है और इस DEF इसमें दिखाया जा रहा है कि जब हम लोग किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इस सेल को डालते हैं तो इसमें क्या होता है। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा और सारा सेल के कंटेंट एक जगह जमा हो जाते हैं। एंड सेल वॉल पे ये प्रेशर नहीं लगाने की वजह से ये फ्लैसिड हो जाते हैं। अब अगर हम लोग इसी इफ़ हाउएवर अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इसी तरह के सेल को अगर वाटर में हम लोग फिर से कुछ मिनट बाद रखने के बाद फिर से वापस डाल देते हैं, तो इसके प्रोटोप्लाज्म फिर से ये पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएंगे एंड ये सेल वॉल पे प्रेशर लगाने लगेंगे एंड फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने लगेंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को कहेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस, मतलब प्लाज्मोलाइसिस के बाद का रिवर्स जो हो गया वो डी प्लाज्मोलाइसिस हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूजेस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ टू प्लांट्स। टर्जिडिटी का क्या क्या यूजेस है, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के, तो ये जो रिजिड होते हैं, मतलब ये रिजिड तभी बने रहते हैं जब तक ये टर्जिड कंडीशन में हो। जैसे अगर किसी व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ वाटर, जब हम लोग किसी प्लांट को पानी नहीं डालते हैं या बहुत देर तक ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये मुरझा जाते हैं। इनके लीफ जो होते हैं वो ये सब लीफ ड्रूप डाउन हो जाना, मतलब मुरझा जाना, लटक ये तने हुए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होना। तो विल्टिंग ऑफ लीफ जो होता है ये बहुत कब देखा जाता है, जब बहुत ज़्यादा धूप हो और पानी की कमी हो, तो पानी की कमी में ये टर्जिड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये पानी के लॉस को एक तरह से ये भी कर सकते हैं बचाने के लिए ये विल्टिंग ऑफ लीफ होता है, जिसकी वजह से ये
क्योंकि इसका मेन यही रीज़न है कि ये जो होता है इसमें टर्जिडिटी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो विल्ट हो जाते हैं। इवनिंग के टाइम में फिर ट्रांसपिरेशन कम होने लगता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने लगते हैं, मतलब पानी लॉस कम हो रहा है, गेन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये फिर से फुल टर्जिट हो जाएंगे एंड टर्जिट हो जाने की वजह से फिर से ये स्ट्रेच हो जाते हैं। तो हम लीव्स जो होते हैं वो तने तने दिखते हैं। टारगेट प्रेशर इसके अलावा किसी हार्ड ग्राउंड को पुश करने के लिए होता है। किसी भी सीड से जब हम लोग देखते हैं कि कोई हार्ड सीड होता है तो वो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके अंदर का प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है, टर्गर प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी हार्ड सरफेस को भी पुश करके उसको क्रैक कर सकता है। इसके अलावा रूट प्रेशर, रूट सेल्स में भी देखा गया है टर्गर। रूट सेल्स में क्या होते हैं कि रूट सेल्स में टर्गिडिटी की वजह से ही वो क्या कहते हैं कि वाटर को ऊपर वाले अपने कांटेक्ट के अपर सेल में भेजते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक पॉट प्लांट, बालसम का पॉट प्लांट लिया जा रहा है और इसको अच्छे से पानी वानी डाल करके ठीक है, ए फ्यू सेंटीमीटर अबव द सॉइल एंड इमीडिएटली फिक्स अ ग्लास ट्यूब। इसमें मतलब इसमें क्या क्या था, पूरे अच्छे से पानी वानी डाल दिया जाता है एंड इसके बाद इसको एक ग्लास ट्यूब के अंदर काट करके ग्लास ट्यूब इसमें डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, ग्लास ट्यूब टू इट बाय मीन्स ऑफ रबर कनेक्शन। ग्लास ट्यूब कैसे डाला गया है, एक रबर के हेल्प से, रबर कनेक्शन से, ग्लास ट्यूब के हेल्प से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। अब वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द कट एंड ऑफ द स्टेम एंड राइज अप इन द ग्लास ट्यूब। और जैसे ही ये जो होता है वाटर इससे निकलेगा तो वाटर क्या होगा, इस ग्लास ट्यूब से होते हुए इसमें जाएगा और ग्लास ट्यूब से होते हुए इसमें जा रहे ये द राइजिंग वाटर कैन रेज। और ये जब ग्लास ट्यूब में ये स्टीम का जो होता है वाटर ऊपर की तरफ रूट प्रेशर की वजह से ये बाहर निकल रहा है, तो ये इस मैनोमीटर के में जो भरा हुआ है मरकरी, इसको ये पुश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मैनोमीटर में अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर होता है। और ये अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर क्यों होता है, तो हैवी प्रेशर जो कि रूट्स इस पर प्रेशर अप्लाई कर रही है एंड यही प्रेशर कहलाता है रूट प्रेशर। तो इसकी रूट प्रेशर की वजह से ही ये वाटर लेवल ऊपर जाता है, जिसके इस रूट प्रेशर को हम लोग मेज़र भी कर सकते हैं, कितना मरकरी लेवल राइज हुआ है उससे ही हम लोग, यहाँ मरकरी लेवल ये था, यहाँ मरकरी लेवल ये है, तो इन दोनों के डिफरेंस से हम लोग रूट प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। तो रूट प्रेशर इज़ द प्रेशर डेवलप्ड इन द, ये तो हो गया कि रूट प्रेशर वही प्रेशर होता है जो किसी रूट्स में डेवलप होता है। इसमें वाटर एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जब मूव करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो ये होता है रूट सेल। ड्यू टू रूट प्रेशर की वजह से ही जो होता है, कभी अगर हम लोग किसी स्टेम को अचानक काट देते हैं किसी सर्टन हाइट पे, अप टू अ सर्टन हाइट ओनली, तो ड्यू टू रूट प्रेशर वाटर भी राइज करते हैं एंड अगर हम लोग इसको काट देते तो इसमें से एक तरह से सेल सेप जो इसके बाहर आते हैं, तो लॉस ऑफ वाटर सेल सेप थ्रू अ कट स्टेम देखा जा सकता है। ये भी रूट प्रेशर की वजह से ही होता है और इस प्रोसेस को हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है टर्गर की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा का खुलना बंद होना, जो ओपन क्लोजिंग है, ये भी टर्गर प्रेशर की वजह से ही होता है। एक थिक वॉल हम लोग देखिए, इसका क्या होता है, जो स्टोमा का जो फेस होता है ना, ये स्टोमा हो गया और इसका ये ऐसे करके इस तरह से सेल्स होते हैं, तो ये जो वॉल होता है ये काफ़ी थिक होता है। ये अंदर वाला थिक होता है, बाहर वाला थिन होता है, ये इस तरह भी थिक होता है। तो ये दोनों जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये अंदर की तरफ थिक होते हैं और बाहर की तरफ थिन होते हैं। थिकर वॉल ऑन द साइड्स फेसिंग द स्टोमा एंड थिन वॉल ऑन द अपोजिट साइड। स्टोमा जो होल है, इस होल को फेस करने वाले थिकर हैं, बाहर थिन है। गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और इस गार्ड सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट दिन के समय क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट दिन के समय फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने से इसमें ग्लूकोज बनेगा तो इसका कंसंट्रेशन हाई होगा। ये हाई कंसंट्रेशन के होंगे तो फिर ये अपने अगल बगल सेल से वाटर लेंगे। वाटर जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
टारगेट हो जाएंगे। टारगेट होने के बाद ये क्या करेंगे, ये फूल जाएंगे और फूलने की वजह से ये अपने अपवर्ड की तरफ प्रेशर लगाएंगे और जिससे कि ये स्टोमा जो है, पहले ये ऐसे रहता था, ऐसे है, तो अब ये फुल के टारगेट हो जाने की वजह से ये खुल जाएगा, स्टोमा का होल बड़ा हो जाएगा और जिसकी वजह से तो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, बिकम मोर आउटवर्ड एंड एपर्चर बिटवीन देम वाइडन, बड़ा होता जाता है एंड इस तरह से स्टोमा खुल जाते हैं। रात के समय क्या होता है, रात के समय फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है एंड साथ ही साथ शॉर्टेज ऑफ वाटर भी होता है लीफ में, तो ये अपने आसपास के सेल से, एडजेसिंग सेल से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इसका टर्गिडिटी कम हो जाता है एंड ये फिर से क्लोज स्टेट में, इस तरह से क्लोज स्टेट में आ जाते हैं। तो खुलना एंड बंद होना एंड स्टोमा का एपर्चर ये इसी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा टर्गर मूवमेंट में एक और होता है, हम लोगों ने देखा है बहुत सारे ऐसे प्लांट जैसे कि टच मी नॉट मिमोसा प्यूडिका प्लांट होती है, इसके लीव्स क्या होते हैं, जस्ट छूने से ही ये ड्रूपिंग हो जाते हैं। तो ये भी टर्गर मूवमेंट का ही एक एग्जाम्पल है। अगर हम लोग किसी भी इसके लीफ को छू देते हैं तो ये जो होता है इवन लाइटली, तो ये बोल रहे हैं इसके लीव्स 2 से 3 सेकेंड के अंदर सारे ड्रूप हो जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही लीफ को टच किया जाता है, द वेव ऑफ फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग स्प्रेड फ्रॉम द स्टिमुलेटेड लीफ, जो लीफ को टच किया उससे वो स्टिमुलस ये पूरे प्लांट में चला जाता है एंड नेबरिंग लीव्स में चला जाता है एंड धीरे धीरे ये टर्गिडिटी को लॉस करके ये ड्रूप डाउन हो जाते हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब ये स्टिमुलस ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद ये फिर से वापस से इरेक्ट हो जाते हैं। इन दिस प्लांट स्टिमुलस ऑफ टच लीड्स टू लॉस ऑफ, तो क्या होता है, टच होने पे ये वाटर का लॉस करते हैं, जिससे टर्गर, ये बोल सकते हैं टर्गर का लॉस हो जाता है एट द बेस ऑफ द लीफलेट। लीफलेट मतलब लीफ के जो लास्ट पॉइंट जहाँ से लीफ बहुत सारे अटैच रहते हैं, तो ये जैसे एक लीफ में बहुत सारे लीफ हैं तो इसको हम लोग कहेंगे ये लीफलेट कहलाएगा। इस तरह से ये लीफलेट होगा। तो एक लीफलेट के पेट्यूल के यहाँ पेट्यूल जो होता है उसमें टर्गर प्रेशर में उसका अचानक से बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो बेस ऑफ द, इसमें याद रखें, एट द बेस ऑफ द पेट्यूल, जिसको पल्विनस भी कहते हैं, यहाँ पर टर्गर प्रेशर उसका कम हो जाता है। और सेम इसी तरह का मूवमेंट हम लोग देखते हैं इसमें भी होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट में होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या होता है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके टच में आता है तो इसके लीव्स क्या होते हैं, झुक जाते हैं, इस तरह से बंद हो जाते हैं, जिससे कि वो इंसेक्ट उससे बाहर नहीं निकल पाता है और वो ट्रैप्ड हो जाता है उसी प्लांट के अंदर। तो इसमें भी जैसे ही कोई इंसेक्ट उसको टच करता है तो उसका टर्गर उसमें टर्गिडिटी में लॉस होता है, जिसकी वजह से लीव्स ड्रूप डाउन हो जाते हैं एंड वो मतलब एक ट्रैप बना लेते हैं जिसमें वो इंसेक्ट फंस जाता है। द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सर्टन फ्लावर, इसी तरह सनफ्लावर के साथ साथ किसी फ्लावर का बेंड होना या फिर कुछ प्लांट्स का रात में स्लीपिंग मूवमेंट, ये सब जो है ये सब टर्गिडिटी या टर्गर मूवमेंट की वजह से ही होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर अभी हम लोगों ने बताया था कि रूट प्रेशर क्या होता है। इफ़ यू कट ऑफ द सूट ऑफ ए प्लांट, वाटर पुश आउट फ्रॉम द रूट स्टम्प्स, और ये क्या होता है, रूट प्रेशर की वजह से होता है। तो रूट प्रेशर बनता कैसे है, तो रूट प्रेशर इज बिल्ड अप ड्यू टू सेल ऑस्मोसिस इन द रूट टिश्यू एज वन टारगेट सेल प्रेसेस द, हम लोग जानते हैं एक सेल अगर टारगेट हो जाता है, मतलब रूट के सबसे लास्ट वाला जो रूट टिप का है वो सेल अगर सॉइल से अब्जॉर्ब करके वो टारगेट हो गया तो वो क्या करता है, वो अपने नेक्स्ट सेल को प्रेस करता है। द फोर्स ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इंक्रीजेज इन वाट, तो वो अपने जो है बगल वाले सेल को, नेक्स्ट सेल को प्रेस करता है, जिसकी वजह से वाटर उसके अंदर पुश हो जाता है एंड देन वाटर रिच द जाइलम वेसल्स, और इसी तरह वाटर अंदर आता जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये रूट हेयर है, इस तरह से रूट हेयर पहले वाटर एब्जॉर्ब किया, अपने एडजेसेंट सेल ये टारगेट हो गया तो ये अपने एडजेसेंट सेल को पुश करता है, जिससे से वाटर इसमें ट्रांसफ़र होता है, पास करता है। इसी तरह ये वाटर इस तरह से
पास करते करते ये यहाँ आ जाता है जाइलम वेसल्स में। यहाँ ये है हम लोगों के हेक्सागोनल जो दिखा रहा है, ये सब जाइलम वेसल्स हैं। तो ये जाइलम वेसल्स तक पहुँच जाता है। तो जाइलम वेसल क्या होते हैं, ये हमेशा सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं, सेंटर में प्लेस्ड होते हैं। इट इंटर्स इन द पोर ऑफ थिक वॉल्स विथ कंसिडरेबल फोर्स। और इसमें ये जो होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जाइलम वेसल्स में, जो कि आसानी से फोर्सली वाटर को ऊपर की तरफ भेजते हैं। द रूट प्रेशर इज़ वन ऑफ द फोर्स। और रूट प्रेशर केवल एक नहीं है, रूट प्रेशर के अलावा और भी इसमें होते हैं, जैसे एसेंट ऑफ सैप हो गया एंड ट्रांसपिरेशन, ये सभी मिल करके वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते। तो रूट प्रेशर इसमें से एक है। बहुत बड़े प्लांट में केवल रूट प्रेशर नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो उसको चढ़ने में हेल्प करते हैं। अब गटेशन क्या होता है, गटेशन क्या है, इन सर्टेन प्लांट्स में जैसे टोमेटो ग्रास, बनाना ऑफ, ये सब, इन सब प्लांट में रूट प्रेशर इज़ इनफ हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो स्टेम के जो है वो स्टेम के थ्रू वाटर जो है बाहर आने लगता है एंड कम आउट थ्रू द एंड्स ऑफ द लीफ वेन्स। तो जब स्टेम से जो है फोर्स द वाटर ऑल द वे थ्रू द स्टेम एंड कम आउट थ्रू द एंड ऑफ द, जब लीफ वेन के एंड से वाटर बाहर निकलने लगता है, तो लीफ वेन के एंड से जब निकलता है तो ये मार्जिन, लीफ के मार्जिन के टिप पे ये जमा हो जाता है। जैसे ओस की बूंदें होती हैं तो उसी तरह, लेकिन ओस की बूंदें पूरे लीफ पे होती है, तो ये जब टिप पे होता है केवल लीव्स के, तो इसको ही गटेशन कहा जाता है। ये कब देखा जाता है, अर्ली मॉर्निंग में देखा जा सकता है। तो लॉस ऑफ ये एक तरीका है एक्सेस वाटर को लॉस करने का। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर्स एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। इसका क्या इम्पॉर्टेंस होता है ये पढ़ेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर बाय रूट्स में हम लोगों ने क्या जाना था कि एब्जॉर्प्शंस होता है मेनली रूट हेयर्स के थ्रू होता है। तो एक किसी भी रूट हेयर में क्या होते हैं, वो सेल सैप होते हैं जिसका कंसंट्रेशन क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। सॉइल के वाटर के कंपेरिजन में इसका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है। और ये इन दोनों में हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्मोसिस में, अगर दो डिफरेंट कंसंट्रेशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हैं तो क्या होता है, वाटर का, दैट मीन्स सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। तो इसलिए सॉल्वेंट, यहाँ इस केस में सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर सॉइल से रूट हेयर में पास करने लगते हैं। फ्रॉम द सेल बेयरिंग रूट हेयर वाटर कंटिन्यूज टू पास एडजॉइनिंग सेल। एंड यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर के सेल है, इससे एडजॉइनिंग सेल है, इससे एडजॉइनिंग सेल से जाइलम है। तो यहाँ ये इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू इसमें आते हैं रूट हेयर्स में। रूट हेयर से एडजॉइनिंग सेल में, एडजॉइनिंग सेल से ये जाइलम में चले जाते हैं, जाइलम वेसल्स में जाते हैं। तो जाइलम वेसल्स में द टर्गिडिटी एक्वायर्ड बाय द सेल्स इन द प्रोसेस ऑल्सो हेल्प्स टू पुश वाटर थ्रू द जाइलम। और इसमें हर एक सेल्स जो होता है वाटर एब्जॉर्ब करके टर्गिड हो जाता है, जिससे कि ये जाइलम वेसल्स में वाटर का पहुँचना ईजी हो जाता है। ये आसानी से जाइलम वेसल्स में टर्गिडिटी प्रोसेस के हो जाने, मतलब टर्गिड एडजॉइनिंग सेल्स के हो जाने की वजह से ये आसानी से ऊपर पहुंचने लगते हैं। अब ये तो वाटर हो गया। अब वाटर के साथ साथ प्लांट्स को मिनरल का भी रिक्वायरमेंट है। तो मिनरल्स कैसे जाएगा, तो मिनरल्स जो होते हैं सॉइल इन्वॉल्व एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय सेल। हम लोगों ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि मिनरल के एब्जॉर्प्शंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। मिनरल में ऑल्सो भी एब्जॉर्ब बाय आयंस, और मिनरल्स जनरली जो होते हैं ना आयंस के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वाटर मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स कैन बी यूज फॉर द, और ये जो वाटर एंड मिनरल्स ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये इसको यूज़ करते हैं। एंड ओनली इफ़ इट कैन ट्रैवल अप टू अ हाईएस्ट पॉइंट, और इसी रूट प्रेशर की वजह से ये रूट प्रेशर और जाइलम की वजह से ये ऊंचे ऊंचे प्लांट तक पहुंच जाते हैं। अब इसका हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। इसके एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंट के साथ। टिल देन बाय।